आप देख रहे हैं मुल्क का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला न्यूज़ चैनल सच्चाई न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कोट दुरानी गड़िया सीन में और हमारे साथ हैं स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज खान दुरानी। आइए आगा सिराज साहब से मौजूद सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हैं। जी आगा साहब, ये पीपल्स पार्टी को इस वक्त 13वां साल है सिंध में दौरे इक़्तिदार को, तो आप क्या समझते हैं कि अभी तक पीपल्स पार्टी ने सिंध को क्या दिया है कि आप इसके ऊपर जो डिलीवर किया है इसके ऊपर आप एतमाद करके फिर आगे इलेक्शन में आप जाएंगे और वोट लेंगे आवाम से? देखिए, इसका सबसे जो इजी जवाब है वो है कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था 2 साल पहले, उसमें आवाम ने जो अपनी राय दिखाई, जिसमें 99 मेंबर्स को उन्होंने वोट करके असेंबली में भेजा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी इतनी अच्छी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना काम किया है कि उन्होंने और भी ज़्यादा लोगों को इलेक्ट करके असेंबली में भेजा ताकि उनके हलकों में उनके इश्यूज़ रिजॉल्व हों और इश्यूज़ हल हों। तो इससे सबसे बड़ा सबूत तो मुझे ये नज़र आता है। बाकी देखें, हर हल्के में काम होते हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन आया वो आया था, नेचुरल एक कैलामिटी थी 2010 में, जो आपने खुद देखा। हम खुद राइट बैंक पे बैठे हैं और राइट बैंक पे जब वो ब्रेक हुआ तो अपना कश्मीर से, तो पूरा जो हमारा राइट बैंक था वो ख़त्म हो गया था, तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। गांव के गांव, शहर के शहर, वो सब डूब गए थे, पानी आ गया था, फसलें तबाह हो गई थी। इकोनॉमिकली राइट बैंक हमने बहुत लॉस उठाया। उसके बाद उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रीबिल्ड किया, पूरे इन शहरों को, उन गाँवों को, उन ज़मीनों को जहाँ सिल्टिंग हो गई, जहाँ पे क्योंकि जब दरिया का पानी शहर में निकलता है तो उसके साथ सैंड साथ होती है, तो सैंड जो है वो तबाही होती है एग्रीकल्चर लैंड के लिए। अगर एग्रीकल्चर लैंड में सैंड आ जाए तो उसको निकालना, उसको साफ़ करना, वो लैंड ख़त्म हो जाती है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं उसको साफ़ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप हिस्ट्री में जाएं, पिछले 13 साल की आपने बात की, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि 2010 में जो राइट बैंक पूरा तबाह हो गया, उसको रीबिल्ड किया, उसको ठीक किया, उसको आबाद किया, शहर आबाद किए, गाँव आबाद किए। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और है। उसके बाद फिर 2011 में बारिशें आई, बारिशों ने आके पूरे सिंध में तबाही मचा दी। मतलब रोड टूट गए, कैनाल्स टूट गए, घर जो गरीबों के कच्चे घर हैं वो गिर गए, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनवाया और बहुत काम किया। और हर इलाके में हर MPs की रिकमेंडेशन पे उन्होंने उनसे रिकमेंडेशंस ली और वहाँ पे डेवलपमेंट करवाई। जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं, ये नहीं है मैं कहूँ कि 100% परफेक्शन है, लेकिन इश्यूज़ वो हैं जहाँ प्रीवियसली जो गवर्नमेंट, हमारे आने से पहले जो गवर्नमेंट थी, जिस तरह उन्होंने स्कूल एक जगह पे 2-2 स्कूल दिए थे, अस्पतालें दी थी और ओवर स्टाफिंग की हुई थी, तो उसको ठीक करने के लिए टाइम लगता है। ये कोई ओवरनाइट 1 साल में, 5 साल में हल नहीं होता, बल्कि ये चलता रहेगा, किस्सा ठीक भी होता रहेगा, तकलीफ भी आती रहेगी। नेचुरल कमेटी, जैसे अभी बारिशें आई, बारिशों में बहुत नुकसान हुआ, कराची शहर में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उसको ठीक करे। उसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है और रास्ते बनाने के लिए जब तक आप उस चीज़ की सर्वे नहीं करेंगे, आपको सही चीज़ नहीं मिलेगी। जी आगा साहब, ये आप बताइए कि पूरी सिंध से मुख्तलिफ़ जगहों से भी ये आवाज़ें आ रही हैं, चूँकि आप यहाँ से मुंतखब MPA भी हैं, तो हम आपसे ये ज़रूर सवाल करेंगे कि यहाँ पे मकामी तौर पर जो है ना पार्क्स हैं, ना हॉस्पिटल्स में कोई सहूलियात हैं, ना ड्रेनेज का कोई सिस्टम है कोई मजबूत, तो आखिर ये कब तक सिंध इस तरह भोगेगी या आवाम कब तक ये मुश्किलातें झेलते रहेंगे? देखिए, हर सिटी में ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन पास ज़रूर हुआ है। शिकारपुर पहले जो टॉप प्रायोरिटी थी वो डिस्ट्रिक्ट्स की टॉप प्रायोरिटी थी
कि डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रेनेज सिस्टम हो, ताकि डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे हमेशा पानी खड़ा नहीं हो। लेकिन वो पुरानी वहाँ पे रवायत रही है कि हमेशा पानी खड़ा रहा है, और उसके बावजूद जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है तो उन्होंने कोशिश की है कि हम उनको ठीक करें, क्योंकि टाइम के साथ आबादी बढ़ती है, आबादी बढ़ती है तो फिर घर भी बढ़ते हैं, फिर रास्ते भी बढ़ते हैं। तो उसके लिए फिर जो पुराना जो अंग्रेज़ों के ज़माने का सिस्टम था उसको ठीक करने के लिए टाइम लगेगा, और इंशाल्लाह आगे चल के जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो आवाम के फ़ायदे की पॉलिसीज़ हैं। हमें जो नेचुरल कैलामिटीज़ जब आती हैं, जैसे अभी कोरोना ने एंटर किया पाकिस्तान में, तो आप उससे सोचें कि कोरोना की वजह से हमारी 2 साल पूरे ज़ाया हो गए, और जो बजट कोरोना से पहले हमने रखनी थी डेवलपमेंट के लिए वो हम नहीं रख सके, इसलिए कि जितनी भी बजट थी वो चली गई हेल्थ साइड पे, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम रोड बनाएं, उससे बेहतर है कि किसी की ज़िंदगी हम बचाएं। तो ये सारी चीज़ें देखें एनवायरनमेंट के हिसाब से चलती हैं, और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आपने देखा है, वो अनथक मेहनत कर रहा है अपनी वालदा की तरह। वो बहुत हिम्मत वाला यंग चेयरमैन है, और उसकी पूरी कोशिश है कि आवाम की जो रिक्वायरमेंट हैं, आवाम की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करें। हाँ जी, आगा साहब ये हमें बताइए नाजरीन को कि आप 13 साल से मुसलसल इक़्तिदार में भी हैं और आपकी पार्टी भी है, तो आपने अपने हलके में क्या डिलीवर किया? आप नाजरीन को नौकरियों के अलावा आपने हलके में क्या काम किए हैं वो ज़रा बताइए। देखिए, नौकरियां जो है ना वो तो मेरिट पे जिन जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए और इंटरव्यूज़ उन्होंने क्लियर किए उनको जॉब्स मिली। इसके अलावा गड़ियासीन सिटी में हमने एक ग्रिड स्टेशन दी जो अभी भी चल रही है, और उस ग्रिड स्टेशन के आने के बाद यहाँ पे सिर्फ गड़ियासीन सिटी नहीं, पूरा ये जो तालके का जो ये नॉर्थ साइड है वो पूरा ही कवर हो गया है बिजली से। और उसके बाद फिर आपके मदेजी में ग्रिड स्टेशन दी। ये बहुत बड़ी एक कामयाबी होती है। ग्रिड स्टेशन कोई आसान काम नहीं है, ये एक फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है। उस वक्त हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी, तो उससे फ़ायदा लेके मैंने अपने आवाम की खातिर कोशिश की, बहुत मेहनत की कि 2 ग्रिड स्टेशन हमें मिल जाएं, ताकि नॉर्थ एंड साउथ साइड जो है मेरे इलाके के, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनको हम दें। उसके अलावा आपने देखा हमने कोशिश की कि हम रोड्स को हमने रिपेयर्स कराए हैं, हमने यहाँ पे कैनाल्स को रिपेयर्स कराए हैं, यहाँ पे जो सिल्टिंग कैनाल्स हैं उनको ठीक कराया है। लेकिन कुछ इदारे ऐसे होते हैं, डिपार्टमेंट ऐसी होती हैं जिनमें कुछ लोग काम नहीं करते हैं। जब वो काम नहीं करते हैं तो बदनामी जो वो आती है वो गवर्नमेंट के ऊपर आती है। तो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो उसको लुक आफ्टर कर रही हैं। उनकी कोशिश यही है कि वो इम्प्लीमेंटेशन हो। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, आपने देखा होगा, एक सेम कैनाल बनाए थे जो अभी भी हैं, जो इलेक्ट्रिक पे चलते थे। अभी हमारी कोशिश यही है कि मेरी तरफ से एक प्रपोज़ल है कि हमारे गड़ियासीन तालके में 2 हैं सेम के कैनाल। एक तो ये हमारे खिरसर के ऊपर है, यहाँ पे बिल्कुल गड़ियासीन के कोने पे, और दूसरा है आपके नीचे अगर आप जाएंगे अमरोड शरीफ की तरफ, वहाँ पे भी ये सेम कैनाल्स हैं। अब वो बिजली पे चलते हैं, और बिजली है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप खुद यहाँ पे रहते हो, आपको पता रहा 18 से 20 घंटे बिजली नहीं होती। तो जब सेम कैनाल नहीं चलते हैं तो सिल्टिंग होती है, फिर सबमर्ज होता है पानी, वो फिर खेतों में जाता है और वो फसलों को तबाह करता है। तो हमने प्रपोज़ल यही बनाया है कि हम वहाँ पे उन मोटर्स के ऊपर हम सोलर लगाएं, ताकि वो मोटर सारा दिन चलती रहें और वो जो सेम का पानी है वो निकालें। उससे आपकी आधी से ज़्यादा ज़मीन और आबाद होगी। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो 50 साल पहले जो ज़मीनें आबाद थी वो अब गैर आबाद हो गई इसी की वजह से। इसीलिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये
कैनाल्स बनाए ताकि लोगों की ज़मीनें आबाद रहें। अगर आप लेफ़्ट बैंक पे देखें जो खैरपुर साइड आती है तो वहाँ पे लोग 3-3 फसल उठाते हैं। वहाँ पे खजूर भी है, वहाँ पे गन्ना भी है, वहाँ पे कॉटन भी है, वहाँ वीट भी है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक फसल होती है, वो होती है चावल की। तो ये सारी चीज़ें ये टाइम के साथ और रिसर्च के साथ और एक्सपीरियंस के साथ हल होती है। ये आगा साहब, आप एजुकेशन के मिनिस्टर भी रहे हैं सिंध के, तो हम ये आपसे ज़रूर पूछेंगे क्योंकि कौमों के उरूज और जवाल के फैसले भी तालीम के ऊपर ही हुआ करते हैं। तो आपने अपने हलके में तालीम के हवाले से क्या एफर्ट्स उठाए हैं, ये नाज़रीन को? मेरा ख्याल है तालीम में तो जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है शायद किसी और गवर्नमेंट ने काम किया हो, और हमारे ख़ानदानी विरसे में भी तालीम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रही है, क्योंकि सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी है आगा बदरुद्दीन खान दुरानी साहब की, जो स्पीकर थे सिंध असेंबली के पार्टीशन से पहले और उससे पहले। उन्होंने 1942 में यहाँ पे लाइब्रेरी बनाई थी कोट दुरानी में, ताकि यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं यहाँ के उसका फ़ायदा उठाएं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे हाई स्कूल बनाया अपनी ज़मीन पे, वो ज़मीन डोनेट की, हाई स्कूल बनाया। उसके बाद उन्होंने अपनी घर की ज़मीन, जो हमारा फैमिली हाउस होता था, कोट दुरानी का एक हिस्सा होता था पीछे जहाँ पे हमारी फैमिलीज रहती थी, वो ज़मीन जो है उन्होंने गर्ल्स हाई स्कूल को डोनेट किया, ताकि जो हमारी बच्चियां हैं शहर में जो पढ़ती हैं वो शहर से बाहर नहीं जाएं, शहर के अंदर ही उनको एजुकेशन मिले। उसके अलावा आपने देखा है यहाँ पे अस्पताल बना हुआ है, तालका अस्पताल है, जिसको अभी इन्होंने रूरल हेल्थ डिक्लेयर किया हुआ है। ये बहुत बड़ा पुराना तालका हॉस्पिटल है। उसकी सारी ज़मीन अगर आप देखोगे वो हमारी ज़ाती हैसियत से हमारे बड़ों ने डोनेट की थी फैसिलिटी के लिए। ये सारी फैसिलिटीज़ जो पर्सनल फैसिलिटीज़ हमारे ख़ानदान ने इस आवाम के लिए, गड़िया सिंह तालके के आवाम के लिए रखी। उसके बाद इवन अगर आप तो ये जो आपका थाना है, थाने की ज़मीन भी हमारे बड़ों ने डोनेट की, ताकि थाना शहर के अंदर हो, ताकि ईज़िली कोई क्राइम होता है तो आवाम को फैसिलिटी मिले कि वो पहुँचे उधर जाके थाने में रिपोर्ट करे। ऐसी वहाँ पे कोर्ट हैं, कोर्ट की ज़मीन भी ऐसी हमने डोनेट की हुई है। ऐसी कोर्ट के साथ फिर एक कॉलेज है आपका टेक्निकल कॉलेज, उसकी ज़मीन भी हमारे बड़ों ने डोनेट की हुई। तो बात ये कि हमने यहाँ बहुत काम किया है एजुकेशन के लिए, और हमारी कोशिश रही है कि आगा बदरुद्दीन साहब अपने ज़माने में जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते थे गड़िया सिंह तालके के, उनके लिए उन्होंने कराची में अपने एक जो घर था उसको कन्वर्ट किया हुआ था एज अ हॉस्टल। तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे उनको वहाँ ठहराते थे, उनको पालते थे, उनको पढ़ाते थे, उनको फाइनेंशियली हेल्प करते थे, उनको लुक आफ्टर करते थे। उसके बाद वही स्टूडेंट आगे जाके सेक्रेटरीज भी बने, बड़े बड़े ऑफिशियल्स भी बने। वो अभी तक आते हैं, मिलते हैं, और वो अपनी हमेशा ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं कि आपके ख़ानदान की वजह से हम इस पोजीशन में आए हैं। तो हमारे ख़ानदान की हमेशा पूरी कोशिश रही है कि हम खिदमत करें आवाम की। आपने देखा मैं सुबह जब भी यहाँ होता हूँ तो बाहर वो जो बैठने वाली जगह है वो जनरल पब्लिक एरिया है, जहाँ पे कोई भी आ सकता है। हम किसी से नहीं पूछते हैं, आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा कि आप अंदर क्यों जा रहे हो। बीच में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हुई थी 4-5 महीने के लिए, जब ये वबा फैली थी कोरोना की, तो हमने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया था। अब भी हम थोड़े SOPs के हिसाब से हमारी कोशिश ये है, लेकिन कल से मैंने पब्लिक में आना शुरू कर दिया है। कल मैंने बिस्मिल्लाह की थी और मैंने अपने तालके में मैं गया था, जो 4-5 महीने के अंदर फौतगियाँ हुई थी, तो दुआ के लिए मैं गया था। आपने ख़ुद देखा, वहाँ आप भी अवेलेबल थे। तो आज भी हमारे प्रोग्राम रखे हुए हैं 4-5 बजे के बाद, क्योंकि गर्मी है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी को हम तकलीफ़ दें कि वो ख़र्चा करे, जनरेटर मंगाए
और वहाँ गर्मी में बैठ के पंखे लगवाए। हम चाहते हैं ऐसे टाइम पे जाएं कि वो भी सुकून से हो, हम भी सुकून से बैठें। तो ये हमने पब्लिक डीलिंग अभी आस्ते आस्ते हम शुरू कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आवाम की जितनी खिदमत कर सकेंगे इतनी खिदमत करें। जी आगा साहब, ये जो सिंध का बलजाती सिस्टम है इसको पीपल्स पार्टी ने प्रमोट किया था और जो अभी जो इसके मेरे ख्याल में टाइम भी ओवर हो गया है, तो जो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह का अगर सिस्टम रहा तो हम कभी चेयरमैन नहीं बनेंगे। और ये इतना मतलब है कि नॉन बेनिफिटेबल सिस्टम था कि हम कुछ डिलीवर भी नहीं कर पाए। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? और पीपल्स, क्योंकि आप मिनिस्टर भी रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के, तो आप ये बताएं कि ये सिस्टम किस तरह मतलब आप अपग्रेड कर रहे हैं इनको, गवर्नमेंट सोच रही है सिंध? देखिए, इस सिस्टम में अपग्रेडिंग की ज़रूरत है। जो भी सिस्टम आता है, इवन अगर आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें अमेंडमेंट्स आती हैं, ठीक है ना। जैसे आखिरी अमेंडमेंट थी ये जो जिसकी वजह से हम अभी तक सिंध में रूल कर रहे हैं, 18th अमेंडमेंट। तो इसी तरह हर कानून में अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो 4 साल गुजरे हैं लोकल बॉडीज़ के, उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज सामने आई हैं। अब वो जो चेयरमैन साहिबान बैठे हैं पूरे सिंध में, या मेयर साहिबान बैठे हैं, या यूसीज़ में जो चेयरमैन बैठे हैं, तो उन्होंने वो डिस्क्रिपेंसीज देखी हैं और उन्होंने अपनी तकलीफ़ें देखी हैं और उन्हें प्रपोज़ल बना के गवर्नमेंट को दिए कि ये चेंजेस लाएँ। और ये हो सकता है, ये कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। वो जो चेंजेस लाना चाहे गवर्नमेंट, वो हम असेंबली में ला के उसमें हम अमेंड करके उसको बेहतर से बेहतर हम बना सकते हैं। उसमें कोई तो वो नहीं है, इशू नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। जी अगर अब ये कुछ और भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं। और एक आखिरी सवाल हम ज़रूर ये पूछेंगे आपसे कि ये तो हमारे हलके में और हमारे इलाके में तासुर आम है कि आपने दूसरे पॉलिटिशियंस के बिनस्बत ज़्यादा डिलीवर किया है पब्लिक में, हलके में और यहाँ पे, लेकिन इलेक्शन के मौका जब आता है तो उस वक्त फिर वो अवामी सपोर्ट हमें नज़र नहीं आती वोट की सूरत में जो कि तवक्को की जाती है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो यहाँ नहीं होते हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, और कुछ लोग नहीं आ सकते क्योंकि उनको फाइनेंशियली उनकी मजबूरियाँ होती हैं। और हम अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स एंड प्रोसीजर हैं उसके हिसाब से हम कुछ किसी को हेल्प नहीं कर सकते कि जी वो ख़ास हमारे लिए आएँ। और उनकी जो फाइनेंशियल स्पेंडिंग होती है वो भी लिमिटेड होती है। उस लिमिट के अंदर हमने काम करना होता है। तो कुछ लोग पहुंचते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ लोग अवेलेबल नहीं होते हैं। तो बात यह है कि अभी तक तो अल्लाह की मेहरबानी से आपने देखा पिछली इलेक्शन में 51,000 वोट्स पड़े थे और उसमें भी धांधली होने की कोशिश की गई थी काफ़ी जगहों पे, लेकिन वक्त पे पहुंच के हमने उसको बचाया। तो कोशिश हमेशा हमारे मुखालफों की रही है कि वो धांधली करें, लेकिन 200 साल से हमारे ख़ानदान ने इस एरिया में आवाम की खिदमत की है, ठीक है। अब 200 साल के हिसाब से मेरा ख्याल है आपके वालिद साहब मेरे वालिद साहब के साथ रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, लेकिन जानते ज़रूर होंगे। यहाँ पे जो बेसिक सिस्टम है वो ट्राइबल सिस्टम है। वो ट्राइबल सिस्टम में एक ब्रादरी सिस्टम बनता है, जिसमें जब कोई शादी होती है तो आप शादी में जाते हो, और जब कोई गुज़र जाता है तो आप फिर दुआ पे जाते हो। तो वो एक पुराना सिस्टम है हमारा जो चल रहा है, 200 साल से चल रहा है। तो उससे हम एक दूसरे को जानते हैं। हमें पब्लिसिटी की मुझे तो पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है कि मैं जाके कहूँ कि जी मैं आगा सराज हूँ और मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मैं जाऊँगा वो मुझे जानते होंगे, वो मेरे वालिद को भी जानते होंगे, बल्कि वहाँ पे वो मुझे मिसाल देते हैं कि जी आपके वालिद ने हमें ये रोड बना के दिया था, ये स्कूल बना के दिया था, आपके ताया आगा बदरुद्दीन खान ने हमें ये वाटर कोर्स दिया था, हमारी ज़मीनें आबाद हो गई थी, हमें ये स्कूल बना के दिया था, तो हमें ये नौकरियां दी थी। तो बात ये है कि ये हमारा एक पुराना सिस्टम चल रहा है।
हम उसी सिस्टम को चलाते हैं। हम सुबह यहाँ बैठते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं, जिसकी जिसकी जो हेल्प हो सकती है वो हम कोशिश करते हैं उसकी मदद करें। कुछ काम होते हैं, कुछ काम नहीं होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जो कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से मुझे फैसिलिटेट होता है, पहले मैं अपने तालके के लोगों के लिए वो चीज़ रखता हूँ। उसके बाद फिर दूसरे लोग जो दूर दूर से आते हैं उनकी भी हम मदद करते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं डेवलप करूं अपने तालके को। यहाँ पे मैंने प्रपोज़ल दिया था, ये आपका यहाँ पे दक्खन टाउन है, आपको ये पता है, रास्ते में ही है। 2 साल नहीं 3 साल पहले की बात है, जब सही कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो वहाँ के कुछ लोग आए थे कि सर हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं और हमारी आप हेल्प करें, हमें यहाँ टाउन कमेटी बना के दें। तो मैंने अपने, उस वक्त में मिनिस्टर था लोकल गवर्नमेंट का, तो मैंने रिकमेंड करके वो नाम भेजा था, लेकिन उसमें कुछ शॉर्टेज थी उसकी पॉपुलेशन की। उसकी कोई फ़िक्स होती है पॉपुलेशन, 16,000 या 18,000 ऐसे कुछ होता है, मुझे याद नहीं है। तो वो फिर उन्होंने कहा कि जी वो प्रोसेस हो रहा है लेकिन शॉर्टेज है, तो वो नहीं हुआ। अब भी मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया वहाँ से, दक्खन टाउन से, कि आप हमें टाउन कमेटी ये बना के दें। तो मैंने वहाँ चीफ मिनिस्टर हाउस में एक एप्लीकेशन डाली हुई है अपनी तरफ से कि वो लोग डिज़र्व करते हैं, वहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए। वहाँ पे वो बैकवर्ड हो गया है, पुराना टाउन है, हिस्टोरिकल टाउन है, उसको टाउन कमेटी बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। आखिर में अपने हल्के के आवाम को आप कुछ मैसेज देना चाहें, और हमारे ये भी हम आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आप सच्चाई न्यूज़ को किस तरह देखते हैं और इसके एफर्ट्स के हवाले से क्या। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि आप एक छोटे से देहात से ताल्लुक़ रखते हैं। एक छोटा सा एरिया है जहाँ से आप हैं, और आपने मध्यजी में आके ये सच्चाई चैनल आपने इस्टेब्लिश किया है, और माशाल्लाह आप यूट्यूब पे भी हैं। और यूट्यूब ऐसी चीज़ है जो सारी दुनिया देखती है, और आपकी जो मेहनत है, आप जिस जिस कोनों में जाते हैं, और जो इश्यूज़ हैं जो डिज़र्व करते हैं कि वो इश्यूज़ रिज़ॉल्व होने चाहिए, जो आम आदमी को पता नहीं होता है, तो आप वो आवाम के पास पहुंचाते हैं। तो ये आप ये समझ लें कि आवाम की आप खिदमत कर रहे हैं। ये कोई आप फेवर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप मुझे भी गाइडलाइन देते हैं, क्योंकि मैं आपके चैनल को देख रहा होता हूँ, जब भी टाइम मिलता है मैं ज़रूर देखता हूँ, और उससे मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी भी कारकर्दगी बेहतर हो। तो मैं और आवाम के लिए, आवाम को मैं यही कहूँगा कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि थोड़ा एहतियात करें, क्योंकि ये बीमारी है, ये वायरस है। अभी तक प्रॉपर इसका इलाज नहीं आया है। अभी तक पूरी दुनिया में काफ़ी लोगों की डेथ्स और भी हो रही हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं। थोड़ा सा एहतियात करें, SOPs के हिसाब से चलें, वो कोशिश करें। ये टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि वायरसेस जो हैं वो 100 साल चलती हैं। आपको पता है, फ्लू है, बुखार है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ये सब वायरसेस हैं। ऐसे ही कोरोना भी एक वायरस है। तो मेरी गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के सबको कहूँगा कि आप मेहरबानी करें, थोड़ा एहतियात करें, अपना भी एहतियात करें, अपने बच्चों के लिए भी एहतियात करें, ताकि हम इस वायरस से क्रॉस करके जाएं। उसके बाद देखें, गवर्नमेंट का काम होता है आवाम की बेहतरी के लिए। जब ये वायरस सेटल हो जाएगी तो गवर्नमेंट ज़रूर बेहतरी के प्लान्स हैं हमारे पास, जो हम कोशिश करेंगे आवाम को बेहतर बनाएं। अच्छा, ये अगर आप सवाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि पब्लिक की आवाज़ है बहरहाल के जो कोरोना है वो बिल्कुल है नहीं। बड़े लोग खामखा डरते हैं और डर रहे हैं, बाकी सारे लोग आम घूम रहे हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये क्या मतलब, ये सोच की बात है, ठीक है ना। ये सोच की बात है कि मैंने ये मास्क क्यों पहना हुआ है। हाँ, ये लोग समझते हैं कि ये शर्म आती है कि जी मैंने मास्क पहना। मैं डरता हूँ, बीमारी है, बीमारी से डरना चाहिए, बीमारी के साथ आप लड़ नहीं सकते। तो ये सोच को हमने चेंज करना चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आते हैं एप्लीकेशन लेके, जो कहते हैं जी हम ग्रेजुएट हैं, हमें नौकरी चाहिए।
तो उनको चाहिए वो प्रोजेक्ट करें इन चीज़ों को और आवाम में अवेयरनेस लाएं कि जी ये कोई डरने की बात नहीं है, ये हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे मेरा एक जो सर्वेंट है जो यहाँ मेरे यहाँ काम करता है वो सब मास्क पहने होते हैं। मैं किसी को भी नहीं अलाउ करता हूँ कि बगैर मास्क के वो, क्योंकि और कुछ नहीं है, हो सकता है मेरी वजह से आपको ये हो जाए, कोरोना हो जाए, या आपकी वजह से मुझे कोरोना हो जाए। तो सबसे इजी प्रोटेक्शन, इसकी दवाई तो अभी है नहीं, अभी ये वायरस की कोई दवाई नहीं है, अखबारों में आता है, टीवी पे आता है, मैं इनमें यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि वायरस की दवाई निकलते निकलते 2 से 3 साल लगते हैं। तो इंसान अपने आप को एहतियात करे, अल्लाह आपको सबको खुश रखे, सलामत रखे। और मेरी कोशिश यही है कि गढ़ी यासीन तालका फैले और अच्छे यहाँ काम हो और अच्छी फैसिलिटी आवाम को मिले। खैर नाजरीन, मज़ीद ख़बरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच्चाई न्यूज़। आप हमारी ख़बरें किसी भी वक्त यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पेज पर सच्चाई न्यूज़ स्पेल है SACHAI स्पेस NEWS लिखने के बाद सर्च करके देख सकते हैं।